हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित में क्लास 8 की। क्लास 8 का लेसन 5 है। लेसन 4 तक हम कर चुके थे। लेसन 5 में क्या लिखा है? वर्ग मूल। क्या लिखा है? वर्ग और वर्गमूल। जब कोई संख्या स्वयं से गुणा होती है तो जो गुणनफल होता है एक पूर्ण वर्ग होता है। क्या होता है? जब वह संख्या स्वयं से क्या होती है? गुणा होती है तो क्या बन जाती है? वो पूर्ण वर्ग बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्ण वर्ग बन जाती है जब एक संख्या स्वयं से गुणा होती है तो। थोड़ा सा सेटिंग बना लें, 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है। क्या हो जाती है? जब कोई संख्या स्वयं से गुणा होती है तो क्या बन जाती है? गुणनफल बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग बनते हैं। जैसे 5 का गुणा हम 5 में करते हैं तो 5 का वर्ग हो जाएगा 5 25। ये 5 का वर्ग है 25, ठीक है, वर्ग हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 5 गुणित 5 को 5 पे 2 की घात अर्थात 5 की घात के रूप में लिखते हैं, जहाँ 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। एक का वर्ग जब हम करते हैं तो 1 गुणित 1 बराबर 1 होगा। वहीं पर 2 का वर्ग मतलब होता है 2 गुणित 2 बराबर 4। 3 के वर्ग की बात करें, 3 का वर्ग होता है 3 गुणित 3 बराबर 9। और 4 के वर्ग की बात करें, 4 का वर्ग बराबर होता है 4 का वर्ग मतलब 4 पे 2 की घात बराबर होता है 4 गुणित 4 बराबर 16। ठीक, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए वर्ग। ए वर्ग मतलब ए पर 2 की घात बराबर ए गुणित ए बराबर ए वर्ग होगा। संख्याओं के संग्रह को वर्ग संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग संख्या कहते हैं, क्योंकि यह किसी वर्ग का क्षेत्रफल बनाती है। चूंकि वर्ग की भुजाएं समान होती हैं, इसलिए जो वर्ग होता है वर्ग का क्षेत्रफल, जिसे हम बोलते हैं भुजा गुणित भुजा। ये याद रखना आप लोग, मैथ में आपके लिए आवश्यक होगा। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा होता है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। ठीक, उदाहरण के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसलिए हम लिख देंगे 2 गुणित 2 बराबर 2 पर 2 की घात बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक आप कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं। इसके विपरीत यदि हमें पता चलता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम बता पाएंगे कि वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि अंडर 9 है, 9 के ऊपर करनी लग जाए तो यहाँ पर 3 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखते हैं। ये टेबल दी हुई है, अर्थात एक वर्ग दिया हुआ है। इसे एक वर्ग जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर या 2 इकाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 4 होगा। इसकी ये भुजा है 2 इकाई है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा टोटल वो कितना होगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी प्रकार इस वर्ग की भुजा यदि 3 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो इसके क्षेत्रफल होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुणित 3 मतलब ए तीन आपस में हो जाएंगे टोटल, तो क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। कुछ यहाँ पर सारणी दी है। सारणी के जो वर्ग हैं वो आपको याद करना, संख्या और उसका वर्ग दिया है। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का होता है कितना? 8 का होता है 64, 9 का होता है 81। कितना होता है? 9 का होता है आपका 9 का वर्ग 81। कितना होता है? 81 होता है। आगे देख लेते हैं। 9 का 81, 10 का क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा 100, 11 का हो जाएगा 121, 12 का हो जाएगा 144, 13 है, 13 का वर्ग होगा 169, 14 का होगा 196, 15 का होगा 225, 16 का होगा 256, 17 का होगा 289, 18 का होगा 324, 19 का होगा 361, 20 का होगा 400। ये वर्ग आपको क्या करना है? याद करना हो, क्योंकि आपके लिए आगे बहुत जरूरी है ये। ठीक है, दी गई सारणी को देखने से पता चलता है कि यहाँ सभी वर्ग संख्याओं के स्थान पर 1 0 1 4 5 6 और 9 आता है। यदि एक संख्या की इकाई के स्थान पर 1 या 9 आता है तब इसकी वर्ग की जो संख्या के अंत में क्या होगा? हमेशा 1 आता है। जैसे 21 है तो या 11 है, 11 का जो वर्ग होगा वो 121 होगा। और 21 का वर्ग होगा 441 होगा, तो हम देखेंगे इसके अंत में 1 आता है। अब 7 का वर्ग है, 7 का क्या होगा? 49, 9 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक क्या हो? 4 हो या 6 हो, तो उसका जो वर्ग की संख्या का इकाई का अंक होगा वो क्या होगा? 6 होगा। ये भी याद करना। यदि किसी संख्या का जो इकाई का अंक 5 है तो उसकी जो वर्ग संख्या होती है उसके इकाई का अंक भी क्या होगा? 5 ही होगा। अब आगे देख लेते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है। जैसे कि 10 है तो 10 का वर्ग क्या होगा? 100 होगा, तो यहाँ पर जो शून्य है वो सम है, मतलब 1 2 अंक में है। अब 20 का वर्ग क्या होगा? 400 होगा। 100 का वर्ग क्या होगा? 10,000 होगा। शून्यों की संख्या क्या होगी? सम होगी, मतलब सम मतलब 2 4 6 ऐसे ऐसे अंक होंगे। जैसे 1 2 3 4 यहाँ पर दिया हुआ। ठीक, वर्गमूल की बात करें। किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जैसे हम लिख सकते हैं 8 का वर्ग मतलब 8 पे 2 की घात बराबर 64, यानी 8 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा? 64 होगा। इसके विपरीत 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल
वाले वर्ग की एक भुजा 8 सेंटीमीटर की होती है, तो 64 का करनी है बराबर क्या होगा 8, यानी 64 का जो वर्गमूल होगा 8। वर्गमूल को हम करनी 2 के रूप में लिखते हैं, चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 8 का वर्ग क्या होगा 64, 64 का वर्गमूल क्या होगा 8 होगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, यहाँ पर भी देख लेते हैं। किसी पूर्ण वर्ग संख्या में से एक से प्रारंभ होने वाली क्रमागत जो विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याओं को बार बार घटाने पर 0 प्राप्त होता है। जितने बार घटाया जाता है वही संख्या क्या होती है, वर्गमूल कहलाती है। जैसे 25, 25 में से 1 घटाएंगे 24, 24 में से 3 घटा देंगे तो क्या होगा यहाँ पर 21। इसी प्रकार के घटाते जाएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 0। तो पाँचवें पद पर 0 प्राप्त हुआ, अर्थात 25 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा 5 होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं 25 का जो वर्गमूल क्या होगा 5 होगा। ऐसे ही विषम संख्याओं को जोड़े बनाकर वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। ऐसे ही क्या करते हैं, वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ये नोट डाउन कर सकते समझने के लिए। हालांकि आगे प्रश्नावली और दी हुई है, आगे देख लेते हैं। ये क्या लिखा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। यहाँ पर लिखा किसी पूर्ण वर्ग के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर उनके वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। किसी संख्या के वर्ग के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या उस संख्या की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की 2 गुनी होती है। आइए हम वर्ग संख्या 144 का वर्गमूल ज्ञात करें। 144 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं। 144 का हम क्या करेंगे, पहले 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 72 बार, फिर से 2 का देंगे तो कितनी बार 36 बार, फिर से 2 का देंगे तो 18 बार, फिर से 2 का देंगे तो हम 9 बार, फिर से ये आप 2 का जाएगा नहीं 3 का 3 बार, फिर से 3 का 3 बार, 1 बार। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया। अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, 48 तिया 144। ये आपका यहाँ पर वो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा 144। यहाँ पर दिए हुए 2 2 के जोड़ा बना दिए उन्होंने। 1 2 कितने 2 हैं, 1 2 3 4, अर्थात 2 2 के 2 जोड़े हो गए, 3 3 का 1 जोड़ हो गया। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 2 पर 2 की घात गुणित 2 पर 2 की घात गुणित 2 पे 3 पर 2 की घात। इसलिए जो क्या होगा 12, 12 का वर्ग हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 3 का 9, नहीं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पर 2 की घात मतलब 144। 144 को हम क्या लिखेंगे, करनी के अंदर है 144, तो इसका जो वर्गमूल हटेगा तो क्या होगा आपको प्राप्त 12 हो जाएगा। ये यहाँ पर आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के सारे गुणनखंड युग्म में नहीं होते हैं वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जैसे कि 72 के अभाज्य गुणनखंड है, 72 के अभाज्य गुणनखंड ये दिए हुए हैं, सारे गुणनखंड युग्म में नहीं है, अर्थात 72 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है, 72 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। नीचे लिखिए संख्या पैटर्न दिया है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है और 36 है। इसके बाद क्रम में क्या आएगा, अर्थात ये 1 का वर्ग हो गया, 2 का वर्ग हो गया, 3 का वर्ग हो गया, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, अब 7 का वर्ग होगा तो 7 का वर्ग क्या आएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, एक आंसर होगा सी। यहाँ पर हम सी को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या के इकाई का मान, यदि इकाई का अंक 4 और 6 है तो उसकी जो वर्ग संख्या होगी वो क्या होगी आपकी 6 होगी। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका आंसर हम बी में टिक कर देंगे। ठीक, जैसे हम इकाई का अंक 4 है तो 4 का हम वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौको 16। इकाई के अंक पर क्या है 6, जैसे 6 है तो 6 पर हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक पर क्या आएगा 6 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। ठीक, तो इसका आंसर बी, हमने बी में यहाँ टिक कर दिया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, 169 का वर्गमूल क्या होगा। 169 का वर्गमूल 13 होगा, क्योंकि 13 गुणित 13 हम जब करेंगे तो 169 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 69। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थात किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। तो भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर गुणित 6 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अर्थात डी आंसर होगा इसका। क्या होगा, डी आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कमरे को कालीन बिछाने के लिए कितनी वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। यहाँ पर भी क्या करना हमें, इसका वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसका सूत्र क्या है, अभी हमने किया है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। तो क्या करेंगे 5.5 गुणित 5.5। जब इसका हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 30 गुणित
अर्थात 30.25, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 का ए नंबर का। ठीक, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना। जैसे संख्या दी है 44, 44 का वर्ग गुणा किए बिना प्राप्त करना है। तो 44 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 44 को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी के रूप में। ये क्या लिखा, ए प्लस बी, 44 को लिखा है ना। 44 बराबर क्या लिखेंगे, 40 धन 4। तो हम क्या, ए 40 हो गया ए और बी हो जाएगा आपका 4। तो सर्वसमीका क्या बनेगी, सर्वसमीका यहाँ पर बन जाएगी आपकी, यहाँ पर लिखी नहीं है, ए धन बी का वर्ग बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab क्या हो जाएगी, ए होगा आपका ए वर्ग, ए बराबर क्या माना अपने 40 मान लिया, बी बराबर क्या मान लिया यहाँ पर 4। तो ए बराबर 40 है, धन बी बराबर क्या हो जाएगा 4 धन 2 गुणित 2 गुणित 40, अर्थात ए हो गया आपका ए गुणित ए हो गया बी, ए हो गया 2। ठीक, ये हो गया आपका बी वर्ग, ये हो जाएगा आपका ए वर्ग। तो क्या होगा, 40 का वर्ग होगा, 40 का वर्ग आ जाएगा 1600, 4 का वर्ग होगा 16, यहाँ पर होगा 4 चौको 16 अर्थात 160, 160 गुणित 2 तो 320। तो इसका आंसर हो जाएगा, इन सबको टोटल कर देंगे तो इसका आंसर होगा 1936। सारा समीकरण कौन सी यूज हुई है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ए धन बी का वर्ग बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab। ये आप लोग नोट डाउन कर लें क्योंकि ये आपको याद रखनी चाहिए, पेपर में आएगी। ठीक है, इसको याद रख लेना और लिख भी लेना अपनी फेयर बुक में। अब देखना हमको ये करना है हल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, अंडर रूट है, अंडर रूट 248 धन अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144। तो अर्थात हमने अभी देखा था 144 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 12 होता है। 12 जब इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 का जब वर्गमूल हटाएंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, 8 इसमें जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 256। 256 होता है 16 का, आंसर हो जाएगा आपका 16। यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से किया हुआ हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या किया है, 144 का वर्गमूल हटाया तो कितना बचा 12। 12 अपन ने क्या कर दिया, इस 52 में जोड़ दिया तो क्या हो गया 64। 64 का जब वर्गमूल हटाया तो क्या बचा आपके पास 8। 8 को इसमें ये 248 में जोड़ दिया तो हो गया 256। 256 का जब करनी हटाई तो क्या बचा आपके पास 16। 16 का, क्योंकि 16 गुणित 16 बराबर होता है 256। ठीक, तो एक 16 इससे बाहर हो जाएगा, करनी निकलेगी तो यहाँ से ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, पाइथागोरस के त्रिक दिया है जिसका सदस्य 12 है, तो इसका अन्य सदस्य क्या होगा। त्रिक नियम हम देख लेते हैं, अर्थात m² - 1 और m² + 1 बराबर 2m हो जाएगा। तो tm बराबर दिया है, यहाँ पर क्या है एक सदस्य है, 2m बराबर दिया है आपका 12, तो m बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर और भी लिख सकते हैं एक सदस्य। पाइथागोरस के त्रिक में हम एक प्रकार से ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि 13, 12 और 5, अर्थात 13 का वर्ग, 12 का वर्ग और 5 का वर्ग बराबर ए हो जाते, पाइथागोरस प्रमेय बना लेता है। परंतु अन्य सदस्य भी उसने दे दिया है, जैसे हम यहाँ पर लिख देते, इसको समझा देते, वो तो दिया है। क्या लिखेंगे, 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग बराबर हो जाता है 13 का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, हम अभी लिख देंगे, ये लंब का वर्ग होता है 144 धन 25 बराबर इस 13 का वर्ग क्या होता है 169। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 169 बराबर 169। अब पाइथागोरस प्रमेय को थोड़ा सा देख लें। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है, यहाँ लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, ये हो जाता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m वर्ग धन 1, यहाँ पर m यानी m बराबर कितना निकाला था 6, तो इसको कर देंगे सॉल्व। 36 धन 1 बराबर 37, यहाँ पर m का वर्ग -1 हो जाएगा, तो 36 में से 1 जाएगा 35 हो जाएगा, अर्थात 12 है और जब जो 12 है एक दिया हुआ था तो ये हो जाएगा 35 और 37, अर्थात हम यहाँ पर 35 37 को ही पाइथागोरस प्रमेय रख देते हैं। तो 37 है, 37 का वर्ग ज्ञात करना है तो हम 35 का वर्ग धन 7 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 7 का वर्ग होता है 49, 35 का वर्ग होता है 12 25, कितना होता है 12 25, और 37 का वर्ग होता है आपका 13, इसको जोड़ देते हैं ना, 5 4 9 4, यहाँ पर हो जाएगा 14 की 4 हाथ से लिखिए 5, पैंतीस का वर्ग होता है 12 25, 1 मिनट,
यहाँ पर हम देख लेंगे 37 का वर्ग, ये ठीक है, ये यहाँ पर पाइथागोरस बन जाएगा 12 का वर्ग धन 35 का वर्ग धन 37 का वर्ग। तो 37 का वर्ग होता है 13 49, कितना होता है 13 49 होता है। यहाँ पर 35 का वर्ग होगा 12 25, यहाँ पर 12 है तो 12 का वर्ग होगा 144। जब हम इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका 1349 प्राप्त होगा, क्या होगा 1349। तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर सिद्ध होता है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके वर्गमूल ज्ञात करना है। 1296 को हम अभाज्य गुणनखंड से क्या करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं, 2 का भाग देंगे तो 648 होगा, 648 में 2 का भाग देंगे तो 324, फिर से देंगे तो 162, फिर 3 इसमें 2 का तो जाएगा नहीं तो हम दे देंगे 3 का तो 81, फिर इसके बाद में 27, फिर 3, इस प्रकार देंगे। तो यहाँ पर हम जोड़े बना लेते हैं अंडर रूट के अंदर। एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक वाला जोड़ा ये, 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 अर्थात ये जोड़ा बना लिए। तो इस जोड़े का निकला 2 यहाँ पर, इस जोड़े का 2 निकला यहाँ पर, इस 3 वाले के जोड़े निकला 1 ए और इसका भी निकला ये। तो हम गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो इसका क्या होगा 36 हो गया। अर्थात 1296 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 36 होगा। ये 289 है, 289 का वर्गमूल होता है वो 17 होता है, क्योंकि इसमें किसी और का भाग नहीं जाता। 17 का भाग देंगे 17 70 289 होता है, फिर 17 का देंगे तो यह हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या होगा 17 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 600 से भाग देने पर पूर्ण रूप से पूर्ण वर्ग बन जाए। 600 को भाग देने पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग देते जाएंगे। 2 का भाग देंगे 300, 300 में फिर भाग देंगे 2 का तो 150, 150 में फिर 2 का भाग देंगे तो 75, 75 में हम 3 का भाग देंगे तो 25, 25 में 5 का भाग देंगे तो 5, फिर 5। यहाँ पर हम जोड़े बनाने के 2 2 को जोड़े बनाने हैं। तो 2 का 1 1 2 3 है, 2 1 2 3, फिर इसके बाद में 3 1 है 3 है, इसमें 5 5 का तो जोड़ा बन रहा, परंतु यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 3 का गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 का जोड़ा नहीं बन रहा तो यहाँ पर 2 का और गुणा करेंगे। अर्थात हम क्या करेंगे 6 से भाग देंगे, 6 का गुणा कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। या तो 6 से भाग देंगे तब भी हमें वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा, उसने 6 का भाग ये बोला है। ठीक, आगे देखते हैं। भाग विधि के द्वारा 625 का वर्गमूल ज्ञात करना, ये भाग विधि है। भाग विधि से पहले अपन क्या करते हैं, जोड़े बनाए जाते हैं। पर क्या करेंगे हम, पहले नंबर 2 का गुणा करेंगे तो 2 वो यहाँ भी लिख देंगे, फिर 2 और 2 4 हो जाएगा, फिर हम 5 उतारेंगे, 5 यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, 5 का इसमें गुणा करेंगे 5 25, अर्थात 225 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 625 का वर्गमूल क्या होगा 25 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 200 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 200 से गुणा कर दो, इसका हम 200 का अभी अभाज्य गुणनखंड विधि से फिर कर देंगे। 200 में भाग देंगे 2 का तो 100, 2 का देंगे तो 50, 2 का देंगे तो 25, फिर 5 का 5। इस प्रकार हम इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 12 भी आपका हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं के युग्म है जिनमें 144 और 441 दूसरे के अंक को पलटने पर प्राप्त होते हैं। जैसे कि इसी प्रकार की अन्य हमें युग्म देखना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा 13 है, 13 को हम जब युग्म में पलटते हैं अर्थात 13 का जो वर्ग होगा 169 हो जाएगा। अब इसी के हम अंक पलट दें, 13 को 31 में कन्वर्ट कर दें अर्थात 3 आगे ले आए 1 पीछे ले जाएं तो 31 हो जाएगा। जब 31 का वर्ग करेंगे तो 961 हो जाएगा। इसी प्रकार की यहाँ पर भी अंक क्या हुआ पलट गए हैं, पहले 9 यहाँ पर आ गए, 6 यहाँ पर आ गए, 1 यहाँ पर हो गया। ठीक, इसी प्रकार 144 था, हम जब 12 को वर्ग किया तो 12 को वर्ग किया तो क्या होगा 144, 21 का किया तो 441। अब इसी के अंक पलट कर हो गए, यानी 144 का क्या होगा 441 हो गया। इसी प्रकार 13 और 31 है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के दौरान विभिन्न स्कूलों में 6250 विद्यार्थियों को पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहते हैं जितनी की पंक्तियों की संख्या है। तो ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। इस वर्ग में प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना, अर्थात पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या हमें यहाँ पर 9 घटा देना तो क्या होगा 6241 6241 का हम वर्गमूल कर देंगे, अर्थात भाग विधि से हम निकालेंगे तो यहाँ पर 79 होगा। तो यहाँ पर जो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या थी वो कितनी थी 79 थी। जो 9 अधिक विद्यार्थी थे तो हम 9 क्या कर देंगे इसमें से घटा देंगे, 9 विद्यार्थी घटा देंगे तो क्या होगा 6241, 6241 का हम वर्गमूल कर देंगे तो क्या होगा 79, 79 गुणित 79 बराबर क्या होता है 79 गुणित 79 बराबर हो जाता है आपका 6241। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा 79।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं। आप ये घर है, घर से आप उत्तर की ओर चल दिए। फिर इसमें पश्चिम की मुड़ कर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाए। पश्चिम की ओर मुड़े, अपने घर तक पहुंच गए। अब लौटते समय अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णवत जाती है, विकर्णवत आ गए, ये हो जाएगा विकर्ण। ये आप पहले तो उत्तर में गए, फिर आपके मित्र के घर गए, फिर यहाँ से आप विकर्णवत अपने घर लौट आए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, पाइथागोरस बन गया। तो ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो सी ए का वर्ग, ए सी ए दिया है इसके अनुसार, चित्र के अनुसार। तो उसी प्रकार यहाँ पर सी ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो सी ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अर्थात लौटते समय चली गई दूरी उत्तर पश्चिम में चली गई दूरी के वर्ग के योग के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ पर आपका एक लेसन है जो अर्थात पार्ट 5 है, वो होता है वर्ग वाला यहाँ पर कंप्लीट। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए और एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।